नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज के सेशन में अपन विज्ञान के महत्वपूर्ण 500 क्वेश्चन देखेंगे, साइंस के टॉप 500 क्वेश्चंस देखेंगे। आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से अपना ये सेशन इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक क्वेश्चन सेलेक्टेड और एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने इस श्रृंखला में इंक्लूड किया है। चलिए बिना किसी देरी के अपन क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ती है। जैसे जैसे अपन अधिक ऊंचाई पे जाते हैं तो अपनी बॉडी के अंदर ब्लड में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ती है। अगला क्वेश्चन क्या है? इंसुलिन क्या है? तो आप सब जानते हो इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है, जो कि डायबिटीज या मधुमेह रोग के लिए उत्तरदायी होता है और बीटा कोशिकाओं के द्वारा इसका स्त्राव होता है इंसुलिन। अगला क्वेश्चन, कंडरा जोड़ता है। कंडरा किन किन को जोड़ता है? तो पेशी को हड्डी से। जो अपने शरीर में पेशियां हैं उनको हड्डियों से जोड़ने का काम कंडरा करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस कोशिका से इंसुलिन स्त्रावित होता है? तो बीटा कोशिका। जो अग्नाशय की बीटा कोशिका है उससे इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन लड़ो उडो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? फाइट और फ्लाइट नाम से कौन सा हार्मोन जाना जाता है? तो एड्रिनलिन हार्मोन। जो एड्रिनलिन हार्मोन है वो लड़ो या उडो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाते हैं। जब भैंस या गाय दूध नहीं देती है तो उसको अपन ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वो दूध दे देती है। अगला क्वेश्चन, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है मानव का मस्तिष्क। कितना होता है? 1350 ग्राम का। अगला क्वेश्चन, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, यानी मानव त्वचा को रंग कौन सा वर्णक देता है? तो मेलानिन। जो मेलानिन वर्णक है वो मानव त्वचा का रंग निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में तो होता है 98.6 डिग्री और सेंटीग्रेड में होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? जो रुधिर के अंदर प्लाज्मा होती है उसके अंदर एंटीबॉडी बनती है, वो किसके द्वारा निर्मित होती है एंटीबॉडी? तो लिम्फोसाइट के द्वारा। किसके द्वारा? लिम्फोसाइट के द्वारा मानव ब्लड के प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में किस भाग में शुक्राणु डिंबम को निषेचित करता है? यानी अंडाणु और शुक्राणु किस जगह पर मिलते हैं और निषेचन की क्रिया करते हैं? तो फेलोपियन ट्यूब या डिंब वाहिनी में। कहाँ पर? फेलोपियन ट्यूब है। जो अंडाशय की फेलोपियन ट्यूब होती है स्त्री के अंदर, वहां पर मानव का शुक्राणु और जो स्त्री का अंडाणु है वो दोनों मिलते हैं और निषेचन की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, शाही जल के नाम से किसे जाना जाता है? शाही वाटर या शाही जल के नाम से रॉयल वाटर किसको बोलते हैं? तो एक्वारेजिया। जो एक्वारेजिया है उसको शाही जल के नाम से जाना जाता है और इसका सूत्र क्या होता है? HNO3+3HCl। ये शाही जल या एक्वारेजिया का फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है? तो 7 के बराबर, यानी 7 पीएच स्केल का उदासीन होता है, यानी ये जो पीएच स्केल होती है उसके मध्य में 7 होता है, ठीक है। कोई चीज का मान अगर 7 आता है पीएच स्केल पर, इसका मतलब उदासीन है। 7 से अगर कम आता है तो इसका मतलब वो चीज अम्लीय है, और 7 से अधिक आता है इसका मतलब वो क्षारीय है। जैसे मानव जो रक्त होता है उसका पीएच 7.4 होता है, इसका मतलब मानव रक्त है वो हल्का क्षारीय होता है। 7 से जितना अधिक होगा उतना ही प्रबल क्षारीय होगा, 7 से जितना कम होगा उतना ही प्रबल अम्लीय होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? तो ब्लड ग्रुप जो ओ होता है वो सार्वत्रिक दाता होता है, यानी किसी को भी ब्लड दे सकता है, ओ ब्लड ग्रुप वाला। अगला क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह होता है? यानी ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबसे रक्त ले सकता है? तो एबी। जो एबी ब्लड ग्रुप है वो सबसे रक्त ले सकता है और ओ वाला सबको ब्लड दे सकता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? जो मनुष्य की खोपड़ी होती है उसमें कितनी अस्थियां होती है? तो 29 अस्थियां होती है मनुष्य की खोपड़ी में। अगला क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 जो ब्लड होता है उसका पीएच मान होता है। इसका मतलब ये हुआ 7 पर कोई चीज उदासीन होती है, 7 से जितना अधिक होती है उतना ही प्रबल क्षारीय होती है, 7 से थोड़ा सा अधिक होता है रक्त का मान, यानी हल्का क्षारीय होता है रक्त। अगला क्वेश्चन, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन क्या है? शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? यानी एक ब्लड की बूंद हृदय से लेकर पूरे ब्लड में जाती है, वापस हृदय के अंदर अशुद्ध होकर आती है, तो उसमें 23 सेकंड का समय लगता है। कितना? 23 सेकंड का समय लगता है।
जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो आपको पता है 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक और रासायनिक। जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन, बाहरी कीटाणुओं से शरीर की रक्षा करती है जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, जो डब्ल्यूबीसी होती है, वो बाहरी कीटाणुओं से शरीर की रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो मानव है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियंस। होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम जो धातु है उसको चाकू से काटा जा सकता है आसानी से। तो ध्यान रखना है कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम धातु को। ठीक है। द्रव्य अवस्था में कौन सी धातु होती है कमरे के ताप पर? तो होता है पारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? समय का मूल मात्रक क्या होता है? तो समय का मूल मात्रक सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है। जब ऑप्शन के अंदर सेकंड, मिनट और घंटा दे रखा होता है तब आप कंफ्यूज होते हो। तो समय का जो मूल मात्रक क्या होता है? वो सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन, आरएच फैक्टर के खोजकर्ता किसे माना जाता है? ब्लड के अंदर आपको पता है जो ब्लड ग्रुप होते हैं उनमें आरएच फैक्टर होता है, यानी आरएच पॉजिटिव है या नेगेटिव, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो आरएच फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर व वीनर। लैंड स्टीनर एवं वीनर ने आरएच फैक्टर की खोज की थी और रिसस नाम के बंदर में की थी, इसलिए इसको आरएच फैक्टर बोलते हैं। रिसस नाम के बंदर में की थी इसीलिए इसको आरएच फैक्टर बोलते हैं। और इसके खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर और वीनर। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जो जीवाश्म है उनकी उम्र ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का। किसका? रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने के लिए। अगला क्वेश्चन, ताजमहल किसके कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है? ताजमहल में जो संगमरमर लगा हुआ है, व्हाइट संगमरमर, राजस्थान का मकराना का जो संगमरमर लगा है वो पीला पड़ रहा है, वो किस वजह से पड़ रहा है? तो अम्लीय वर्षा जो एसिड रेन हो रही है उसके कारण जो ताजमहल है उसका संगमरमर खराब हो रहा है और ताजमहल को क्षति पहुंच रही है। अगला क्वेश्चन, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? यानी अगर किसी व्यक्ति को अबिंदुकता दोष है तो उसको किस प्रकार के लेंस का चश्मा लगेगा? तो बेलनाकार लेंस का चश्मा लगेगा। कैसा? बेलनाकार लेंस का चश्मा लगेगा अबिंदुकता नेत्र दोष के अंदर। आपको ध्यान रखना है जब दूर दृष्टि हो जाती है, दूर दृष्टि दोष के अंदर उत्तल दर्पण लगता है और निकट दृष्टि दोष में अवतल दर्पण लगता है, उसी प्रकार अबिंदुकता नेत्र दोष में बेलनाकार लेंस लगता है। अगला क्वेश्चन, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? आपको बताया तारे आपको टिमटिमाते नजर आते हैं, तो तारों के टिमटिमाने की जो व्याख्या है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है तारों के टिमटिमाने की व्याख्या। अगला क्वेश्चन, वक का भार कितना होता है? वक यानी किडनी, जिसको अपन गुर्दा या किडनी बोलते हैं, उसका भार कितना होता है? तो एक किडनी का भार या एक वक का भार होता है 150 ग्राम। मानव के अंदर 2 किडनियां होती है, दोनों का मिला के 300 ग्राम होता है, लेकिन एक किडनी का भार लगभग 150 ग्राम होता है, 150 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? तो बैंगनी। जो बैंगनी कलर है उसमें कांच का अपवर्तनांक ज्यादा होता है। तो कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? तो बैंगनी वर्ण के लिए, बैंगनी रंग के लिए। अगला क्वेश्चन, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है? यानी पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था कि अधिकतम जो कांच का अपवर्तनांक है वो किस रंग में होता है, इस बार पूछा है कांच का अपवर्तनांक है वो किस रंग के लिए न्यूनतम होता है? तो लाल रंग के लिए। किसके लिए? लाल रंग के लिए। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टीबिया नामक हड्डी है जो टांग में पाई जाती है। आपको पता है टीबिया और फिबुला हड्डी है जो कहां पर पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। फीमर भी टांग में पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ताप का मूल मात्रक क्या होता है? तो ताप का मूल मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। ताप का मूल मात्रक केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता को मिलाकर पीतल बनाया जाता है। पीतल किन किन धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। तांबा और जस्ता को मिलाकर पीतल बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल होता है? पता, जब आपको मधुमक्खी काटती है तो छोटा सा जहर आपके ब्लड के अंदर सर्कुलेट करती है, तो जहर कौन सा होता है? उसके अंदर कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक अम्ल। चींटी के काटने से कौन सा अम्ल अपनी बॉडी में जाता है वो आपको मैं आगे बढ़ाऊंगा, अभी पढ़ो आप मधुमक्खी का। मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है मधुमक्खी के जहर में। अगला क्वेश्चन, लड़कों में आवाज के बदलना, चेहरे पर बाल और कंधों के चौड़े होने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? आपको पता है जो लड़के होते हैं उनके अंदर दाढ़ी मूंछ आती है, उनकी आवाज थोड़ी बदल जाती है और उनके कंधे चौड़े हो जाते हैं, उनके लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार होता है। ये एक सेक्सुअल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि लड़कों में पाया जाता है। उसकी वजह से लड़कों की आवाज बदल जाती है, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आ जाती है, कंधे चौड़े हो जाते हैं। ये लड़कियों में नहीं पाया जाता है, इसी वजह से उनकी त्वचा थोड़ी सॉफ्ट होती है, उनकी हड्डियां सॉफ्ट होती है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अगला क्वेश्चन,
हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। पोटेशियम जो खनिज है वो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है। अगला क्वेश्चन क्या है? किसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है? तो लोहे की कमी। अगर मानव शरीर में लोहे की कमी हो जाती है, लोहे की मात्रा कम हो जाती है, तो एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया में एक्चुअल में ब्लड की मात्रा कम होती है एनीमिया के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन। आयरन या लोहे की मात्रा पालक के पत्तों में सबसे अधिक होती है। तो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको पास पास इसीलिए पढ़ाए हैं। ध्यान रखना आपको, अगर लोहे की कमी होगी तो आपको एनीमिया रोग हो जाएगा। अगर लोहे की पूर्ति करनी है आपकी तो पालक के पत्ते खाओ आप। अगला क्वेश्चन क्या है? एलिजा टेस्ट किससे संबंधित है? जो एलिजा टेस्ट है, एलिजा परीक्षण है, वो किसके निदान के लिए किया जाता है? किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो एड्स बीमारी का पता लगाने के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। ये एक सेक्सुअल बीमारी है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलती है। तो ध्यान रखना है, जो एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम है, इस रोग का पता लगाने के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिजा टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? गेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण गेंगा रोग होता है। गेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक केंडला होता है, ठीक है। जो केंडला होता है वो ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? टाइफाइड बीमारी किस जीवाणु की वजह से होती है? तो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण टाइफाइड बीमारी होती है। इंपॉर्टेंट है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु आप याद रखोगे, टाइफाइड बीमारी के लिए उत्तरदायी जीवाणु है। अगला क्वेश्चन क्या है? पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। जो पेचिस रोग है उसके लिए कौन सा प्रोटोजोआ उत्तरदायी है? तो सबसे पहले आपको यही चीज ध्यान रखनी है, जो पेचिस रोग है वो प्रोटोजोआ जनित रोग है। और जो एंड अमीबा प्रोटोजोआ है उसकी वजह से पेचिस रोग होता है, ठीक है, जिसकी वजह से लूज मोशन वगैरह होता है। अगला क्वेश्चन, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर में किस अंग को ग्रसित करता है? अगर किसी को न्यूमोनिया रोग हो जाता है तो मानव का कौन सा अंग प्रभावित होगा या ग्रसित होगा? तो फेफड़ा। फेफड़े में होता है न्यूमोनिया रोग। अगला क्वेश्चन, चेचक जिसको अपन स्मॉल पॉक्स बोलते हैं या अपन बोलते हैं कि इसको माताजी निकल गई, तो चेचक होने का कारण क्या है? वेरियोला वायरस। चेचक होने का कारण है वेरियोला वायरस, जिसको अपन छोटी माता रोग भी बोलते हैं। चेचक या स्मॉल पॉक्स किसके कारण होता है? वेरियोला वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए। जो विटामिन ए है वो मानव शरीर में संक्रमण को रोकता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछ लो तो आप बता देना रेटिनोल। रेटिनोल विटामिन ए का रासायनिक नाम है और विटामिन ए है वो शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? ईसीजी आप सब जानते हो क्या होती है। जब आपके हृदय में दर्द होता है तो डॉक्टर आपकी ईसीजी करता है। उसके अंदर आपके शरीर पर छोटे छोटे ऐसे एक ग्लू के माध्यम से छोटे छोटे बिट चिपकाए जाते हैं, फिर आपके हृदय की रीडिंग को एक पेपर पर उतारा जाता है। तो ईसीजी जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी की फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम दिया गया है डायबिटीज मेलिटस। जो डायबिटीज मेलिटस है, इस बीमारी के अंदर रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, डायबिटीज मेलिटिस के अंदर शर्करा का स्तर रक्त में बढ़ जाएगा। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है तो प्लीज लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, कमेंट में आप ये तो मुझे बता देना आगे आपको किस पर क्लास चाहिए। ये अपने जो विज्ञान के महत्वपूर्ण 500 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, इसमें ये अपनी 5वां सेशन है, यानी ये आज 500 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाएंगे। अपन 5 सेशन की मदद से अपन ने 100 क्वेश्चन लिए प्रत्येक सेशन में और इन 500 क्वेश्चनों को कंप्लीट किया। प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 5 वीडियो को आप अच्छे से देख लेना। 5 वीडियो एक जगह कहाँ पर मिलेंगे? तो अपने इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक साइंस नाम से प्लेलिस्ट बन रखी है, उसके अंदर ये 5 क्लासेज आपको बाय सीक्वेंस मिल जाएगी। 5 क्लासेज को देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज है प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से। तो ये 500 क्वेश्चन अपने कंप्लीट होते हैं। इसके साथ अपने यहाँ पर पॉलिटी के 1000 क्वेश्चन चल रहे हैं और अपन एक नया प्रोग्राम चालू किया है, ठीक है, जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, प्रतिदिन 100 जीके के क्वेश्चन, जिसमें 25 क्वेश्चन जियोग्राफी के, 25 हिस्ट्री, 25 पॉलिटी और 25 साइंस, ऐसे 100 क्वेश्चनों का एक पैकेज बनाएंगे। प्रतिदिन सुबह एक 20 मिनट की क्लास लेंगे, 20 मिनट का शो रखेंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन अपन प्रतिदिन करेंगे। प्रति महीने अपन 3000 क्वेश्चन कवर करेंगे उसके माध्यम से। और मैं दूसरे तरीकों से अलग अलग माध्यम से प्रतिदिन क्लास देकर 7000 क्वेश्चन दूसरे तरीके से अपने चैनल पर कंप्लीट कराऊंगा। यानी अपना टारगेट रहेगा प्रति महीने 10,000 जीके की क्वेश्चन अपन इस यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए अभी लाल वाला बटन दबा लो, फायदा रहेगा।
बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एक आधा दोस्तों के साथ शेयर मारने की इच्छा हो तो मार दिया करो, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती है? तो एक वयस्क मानव में पूछे तो आपको बताना है 206। अगर नवजात शिशु में पूछे तो आपको बताना है 300 हड्डियां। नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती है और वयस्क मानव के अंदर 206 हड्डियां होती है। तो सर बाकी की हड्डियां कहाँ जाती है? जैसे जैसे अपन बड़े होते हैं तो अपनी जो छोटी छोटी हड्डियां हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। इसकी वजह से जो नवजात शिशु होता है उसको अपन कहीं से भी कैसे भी फोल्ड करें तो इजीली हो जाता है, लेकिन बड़े इंसान को अगर वैसे करें तो हड्डियां टूट जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं और वयस्क मनुष्य के अंदर 206 हड्डियां होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, धमनियों का मुख्य कार्य क्या है? जो धमनियां है उनका मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ले जाना। जो धमनियां होती हैं वो जो ऑक्सीजनेटेड रक्त या जो शुद्ध रक्त होता है उसको हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ले जाने का काम करती है। तो वही जो शिराएं होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड रक्त है, यानी जो अशुद्ध रक्त है उसको शरीर के विभिन्न हिस्सों से हृदय तक लाने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, सिरका व आचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल होता है सिरका व आचार में। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है सर? तो CH3COOH। CH3COOH एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है और ये अम्ल सिरका व आचार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि कोई विलयन क्षारीय हो तो लिटमस पेपर का रंग क्या होगा? तो लाल लिटमस पेपर नीला हो जाएगा। अगर कोई भी विलयन उसका अगर वो क्षारीय है उसमें अगर अपन लिटमस पत्थर को अगर उसमें डुबाएंगे तो अगर लाल लिटमस होगा तो उसको नीला कर देगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि वो क्षार है। इसको याद रखने का एक सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ, आप अनिल नाम याद रखो। क्या नाम याद रखो? अनिल। अनिल क्या है सर? तो अनिल ऐसा है जो अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देता है, ठीक है। उसी प्रकार जो सार होगा वो लाल लिटमस को नीले में बदल देगा। इसीलिए इस ऑप्शन में ये भी दे रखा है लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देगा अगर कोई विलेन सारीय है। तो अनिल आपको याद रखना है। अनिल का मतलब ये हुआ जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं और जो लाल लिटमस होता है उसको नीले लिटमस में बदलने का काम सार करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? जो रॉकेट की कार्यप्रणाली है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है रॉकेट की कार्यप्रणाली। विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या होता है? जो विद्युत धारा होती है उसका मूल मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा का मूल मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? जो मानव मस्तिष्क है उसका जो अग्र भाग है अग्र मस्तिष्क है उसको कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में मानव के अग्र मस्तिष्क को बांटा गया है, सेरिब्रम और डायेनसिफिलोन। सेरिब्रम और डायेनसिफिलोन मानव मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क जो होता है उसके 2 भाग हैं। अगला क्वेश्चन, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है, यानी वो कौन सी ग्रंथि है जो बीपी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है? तो अधिवक ग्रंथि। जो अधिवक ग्रंथि होती है वो मानव के अंदर रक्तचाप यानी बीपी को कंट्रोल करती है। एक्चुअल में बीपी होती क्या है? तो जो अपने ब्लड होता है, जो धमनियों और सिराओं में जो ब्लड बहता है वो धमनी या सिरा की दीवार पर जो प्रेशर लगाता है उसको ब्लड प्रेशर या बीपी बोलते हैं, रक्तचाप बोलते हैं। उसको नियंत्रित कौन करता है? तो अधिवक ग्रंथि करती है। टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो टॉर्च होती है उसके आगे कौन सा दर्पण लगा होता है? तो अवतल दर्पण लगा होता है। कॉनकेव मिरर लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है टॉर्च के आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, पौधों में जैव पदार्थों का वहन कौन करता है? तो फ्लोएम द्वारा। आपको पता है पौधों के अंदर 2 चीज होती है, जाइलम और फ्लोएम। 2 प्रकार के उत्तक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल का संचरण करता है, वहीं जो जैव पदार्थ होते हैं उनका वहन कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। अगला क्वेश्चन, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? जो मछलियों के यकृत का जो तेल होता है उसके अंदर विटामिन डी की प्रचुरता होती है। किसकी? विटामिन डी की प्रचुरता होती है मछली के यकृत तेल में। अगला क्वेश्चन क्या है, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने। हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन क्या है, कालाजार का रोगवाहक कौन है? जो कालाजार बीमारी है वो उसका रोगवाहक कौन है? तो सिकटा मक्खी। जो सिकटा मक्खी है वो कालाजार रोग की रोगवाहक है। अगला क्वेश्चन, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक जो छोटी माता होती है, मैंने आपको भी पढ़ाया था, स्मॉल पॉक्स जिसको बोलते हैं, उसके लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने चेचक के लिए टीके का आविष्कार किया था। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। आपको पता है स्कर्वी रोग होता क्यों है? विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में किसमें मिलता है? जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी मिलता है। आंवला एक खट्टा फल है तो आंवले के अंदर सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। तो अगर किसी को स्कर्वी रोग हो जाए तो उसको विटामिन सी या आंवला खाने की हिदायत दी जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने।
रदरफोर्ड ने अल्फा और बीटा किरणों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडे का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? जो बेकिंग सोडा होता है उसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3 बेकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है और आईयूपीएसी नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन, मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली चमकती दिखाई देती है। आपको पता है जब बारिश होती है, जब बिजली गिरती है, तो आपको पता होगा कि जो अपन को बिजली गिरने की आवाज से पहले बिजली गिरती हुई दिखाई देती है। उसका कारण क्या है? जो प्रकाश होता है उसकी चाल ध्वनि से अधिक होती है। इसकी वजह से जब भी मेघ गर्जन होता है तो ध्वनि से पहले बिजली की चमक हमें दिखाई देती है। ये इंपॉर्टेंट है। प्रकाश होता है वो ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक क्या होता है? जो पदार्थ की मात्रा है उसका मूल मात्रक क्या होता है? मोल। मोल पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी बेरी रोग उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? तो तरंग दैर्ध्य पर। जो ध्वनि के तरंग की जो तरंग दैर्ध्य है उस पर ध्वनि का वेग निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। चूने में जब अपन पानी मिलाते हैं तो CO2 गैस निकलती है। आपको पता होगा जब चूने में अपन पानी मिलाते हैं तो बुदबुदे सी उठते हैं उसमें से। उसी वजह से उठते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो चूने से बाहर निकलती है। डीएनए का पूर्ण रूप यानी डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल डीएनए की फुल फॉर्म होती है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका, ये जो आइरिस आइरिस या परितारिका जो होती है वो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन क्या है? आंखों में इमेज किस भाग में बनता है? आंखों के अंदर कोई भी चीज अपन देखते हैं तो उसकी फोटो कहां पर बनती है? तो रेटिना पर। रेटिना को आंख की फिल्म कहा जाता है। इसको दृष्टिपटल का रूपांतरण होता है रेटिना, और रेटिना को आंख की फिल्म या पर्दा बोला जाता है। तो आंख में इमेज किस भाग पर बनता है? रेटिना पर। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। इस दोष को क्या बोलते हैं? तो जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। जैसे जैसे मानव बूढ़ा होता है या उसकी एज में जब वृद्धि होती है, जो उसकी आंखों की मांसपेशियां होती है वो कमजोर हो जाती है, जिससे उसकी जो समंजन क्षमता होती है लेंस की वो घट जाती है, और उसकी वजह से जरा दृष्टि दोष होता है। जरा दृष्टि दोष में ना तो दूर की वस्तु दिखाई देती है ना ही निकट की वस्तु दिखाई देती है। किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचालन बैटरी में किया जाता है? जो आपको बताया सीसा संचालित बैटरियां होती है उसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है, और ये सीसा संचालक बैटरियों में डाला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन खोती है। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन खोती है, यानी कोई भी वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन त्यागती है या खोती है तो इसका मतलब वो धनावेशित है, और कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है इसका मतलब वो ऋणावेशित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन कौन से ब्लॉक का तत्व है? तो S ब्लॉक का तत्व है हाइड्रोजन। जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी के अंदर हाइड्रोजन S ब्लॉक का तत्व है। अगला क्वेश्चन, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो डीएनए में पेंटोस शर्करा पाई जाती है। पेंटोस शर्करा पाई जाती है डीएनए के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है? अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क। जैसे निमोनिया रोग फेफड़ों को प्रभावित करता है, उसी प्रकार जो अल्जाइमर रोग है वो मानव शरीर के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, आर्थ्रोपोडा ग्रुप के जंतुओं का बाह्य कंकाल किसका बना होता है? तो काइटिन का। जो आर्थ्रोपोडा ग्रुप के जंतु होते हैं उनका जो बाह्य कंकाल है वो काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी को कितने आवर्त में विभाजित किया गया है? तो आवर्त सारणी को 7 आवर्त में विभाजित किया गया है। कितने आवर्त में विभाजित किया गया है? 7 आवर्त में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो दंत फलक, जिसको अपन इनेमल बोलते हैं। इनेमल्स क्या होता है? जो दांतों की ऊपरी परत होती है वो मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, जिसको दंत फलक या इनेमल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसी क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अपन ने पढ़ा था फॉर्मिक अम्ल। उसी प्रकार चींटी के डंक के अंदर मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। अगला क्वेश्चन, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने पदार्थ का परमाणु सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है? पावर ट्रांसफॉर्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो फैराडे के नियम पर,
पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली आधारित होती है किस पर? फैराडे के नियम पर। अगला क्वेश्चन, विकास के सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? डार्विन को। डार्विन को विकास के सिद्धांत का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, साइटोलॉजी संबंधित है। साइटोलॉजी किससे संबंधित है? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोला जाता है। लॉजी का मतलब किसी भी चीज का अध्ययन होता है और साइटोलॉजी का मतलब कोशिका का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? यानी ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। आपको पता होगा एक हरे कलर का पत्ता आता है विटामिन ई का, जिसको लड़कियां होती है वो स्किन पे लगाती है जिससे वो सुंदर दिखती है। तो सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? जैसे आरएनए होता है मानव बॉडी में, उसका राइबोस न्यूक्लिक अम्ल इसकी फुल फॉर्म होती है। तो उसका प्राथमिक कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है आरएनए। अगला क्वेश्चन, अक्रिय गैसों में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? जो अक्रिय गैसें होती हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 0। कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसी वजह से तो वो अक्रिय होती है। अगर उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा तो वो अक्रिय नहीं होगी। तो अक्रिय गैसों में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो 0 मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद के माध्यम से। जो अमीबा होता है उसके अंदर भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के माध्यम से होता है। अमीबा एक एककोशिकीय जीव होता है जिसकी कोई निश्चित संरचना नहीं होती है। वो किसी भी शेप में आप बनाओगे, बीच में केंद्रक बना दोगे तो अमीबा हो गया। अमीबा कूटपाद का मतलब वो अगर यहाँ पर कोई भोजन का कण है तो अमीबा अपनी आकृति को चेंज करेगा और इस भोजन को धीरे धीरे इसे घेरते हुए अपने अंदर ले लेगा। तो ये कूटपाद होता है। तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद के माध्यम से होता है। अष्टक का सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया है? जो अष्टक सिद्धांत है वो किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने अष्टक सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन, किडनी जिसको अपन गुर्दा बोलते हैं या वक बोलते हैं, उसका कार्यात्मक यूनिट क्या होती है? तो नेफ्रॉन। किडनी की कार्यात्मक यूनिट होती है नेफ्रॉन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? क्यूनन की क्रिया किस समूह के एंजाइम की उपस्थिति में होती है? तो जाइमेज। जो क्यूनन है उसकी क्रिया जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्यूनन की क्रिया किस समूह के एंजाइम की उपस्थिति में होती है? जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में। अगला क्वेश्चन कौन सा है? कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन हॉक ने जीवाणु की सबसे पहले खोज की थी, ल्यूवेन हॉक ने। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन साइंस के। इसी के साथ अपनी विज्ञान के महत्वपूर्ण 500 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। साइंस के टॉप 500 क्वेश्चन अपन ने 5 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लिए हैं। पांचों वीडियो अपने इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में साइंस नाम से प्लेलिस्ट बन रखी है, वहां पर बाय सीक्वेंस मिल जाएंगे। देख लेना अच्छे से। प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आई तो प्लीज लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी के साथ बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। कमेंट बॉक्स में आपका कोई फीडबैक हो तो आप बता देना मुझे। अगर कोई भी वीडियो की क्वालिटी में दिक्कत हो, ऑडियो की क्वालिटी में दिक्कत हो, आगे आपको किस टॉपिक पर क्लास चाहिए वो भी मुझे कमेंट के माध्यम से बता देना। अगले 24 घंटे में वो क्लास आपको मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।